हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों मैं ललित यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस चैंपियन अड्डा 24/7 पर। दोस्तों आज हम एक नई धमाकेदार शुरुआत करने जा रहे हैं जिससे हम पॉलिटी की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। यानी कोई भी स्टूडेंट जो पॉलिटी पढ़ना चाहता है उसके लिए हम बेहतरीन तरीके से पॉलिटी शुरू कर रहे हैं। तो हमारा जो चैनल है जीएस चैंपियन अड्डा 24/7, इसको सब्सक्राइब करें और इसकी प्लेलिस्ट में जाके आप पॉलिटी क्लासें देख सकते हैं। ठीक है, तो जो हम पॉलिटी पढ़ेंगे वो बेसिक से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, उसके साथ साथ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो अपनी क्लास को शुरू करने से पहले यानी क्लास का इंट्रो जानने से पहले एक बार हम सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यानी कोई भी स्टूडेंट है, एसएससी का है, रेलवे का है या बैंकिंग का कोई भी स्टूडेंट है, बैंकिंग की तैयारी कर रहा है या किसी स्टेट एग्जाम को फोकस कर रहा है, ठीक है, स्टेट एग्जाम को, या वो कोई भी एग्जाम जहां पर, तो इसका हम जो सिलेबस है, क्या क्या सिलेबस पढ़ेंगे, कौन कौन सी चीज पढ़ेंगे, तो सिलेबस की बात कर ले हम। तो क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक होंगे, तो सबसे पहले जो टॉपिक होगा वो होगा भारत में संवैधानिक विकास। यहां संवैधानिक होगा, संवैधानिक लिख लेना है आपको। ठीक है, क्या होगा, संवैधानिक विकास। ठीक है, भारत में संवैधानिक विकास जो हमारा पहला टॉपिक होगा, यानी कि भारत में संविधान की शुरुआत कैसे हुई, ब्रिटिश आए, उन्होंने संविधान भारत में कैसे बनाया, कब शुरुआत की, क्या क्या रखा, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद भारतीय संविधान का निर्माण है, जब भारत आजाद हुआ उसके बाद में भारत ने अपना संविधान बनाया 1950 में। तो भारत में संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भारत के संविधान में क्या क्या चीजें हैं, यानी कि प्रस्तावना वो कैसे जुड़ी, प्रस्तावना में क्या है, प्रस्तावना को पढ़ेंगे। उसके बाद संविधान की जो विशेषताएं, यानी कि क्या क्या चीज, नई नई चीजें रखी हैं, उसकी विशेषता क्या है, यानी कि विशेषता मतलब कुछ खास चीज क्या है उसमें, तो उसके बारे में जानेंगे। उसका सोर्स के बारे में जानेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से स्रोत हैं, कौन कौन से सोर्स हैं, उन सारे सोर्स के बारे में जानेंगे। उसका भाग के बारे में जानेंगे, कितने भाग हैं, कौन सा भाग कब जोड़ा गया था, अनुसूची कितनी है, कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई थी, क्या क्या दिया गया अनुसूची में। उसके बाद जो भाग पहला यानी कि संघ और राज्य क्षेत्र, यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो इनके बारे में जानेंगे, कितने स्टेट हैं, कितनी यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी कैसे जोड़ी गई, इन सब के बारे में जानेंगे। उसका नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है सिटीजनशिप, नागरिकता कैसे ली जाती है, कैसे नागरिकता छोड़ी जाती है, सरकार किसी की नागरिकता कैसे जब्त कर लेती है, ये कौन से आर्टिकल में आती है, कौन से भाग में आती है, उन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, सिटीजनशिप के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मौलिक अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट, हमारे मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है राज्य में नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इनके बारे में जानेंगे, ये कितने हैं, कौन से आर्टिकल में आते हैं, कौन से भाग में हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा मौलिक कर्तव्य, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी को कब जोड़ा गया था, ठीक है, कौन से अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, इनके बारे में जानेंगे। फंडामेंटल ड्यूटी के बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा प्रधानमंत्री, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन से आर्टिकल में आता है, कौन से भाग में आता है, कैसे इसे अपॉइंट किया जाता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा पार्लियामेंट, यानी कि इसे संसद के नाम से जानते हैं, तो पार्लियामेंट को पढ़ेंगे। उसके बाद होगा राज्य की कार्यपालिका, यानी कि जितने भी हमारे स्टेट हैं उनकी जो कार्यपालिका है, मंत्रिमंडल है, वो कैसे काम करती है, कैसे उसे अपॉइंट किया जाता है, कौन उसे अपॉइंट करता है, कौन से आर्टिकल में आती है, कौन से भाग में आती है, उससे रिलेटेड सारी चीजें जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद होगा। ठीक है, इसमें से आ की मात्रा हटा देनी है, मंत्रिपरिषद, यानी कि चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्रीज के बारे में जानेंगे हम, यानी कि मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है, मंत्रिपरिषद में कौन कौन होता है, या कितने लोग मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं, किस आर्टिकल में, इन सब के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा भारतीय न्यायपालिका, यानी कि जुडिशरी सिस्टम, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानेंगे, हाई कोर्ट के बारे में जानेंगे, और जो लोअर कोर्ट होता है उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हुआ हमारा स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन मतलब पंचायत, जो ग्राम पंचायत होती है उनके बारे में जानेंगे, कि जो ग्राम पंचायत होती थी आंच, जिसमें ग्राम पंचायत होती है, प्रधान वगैरह आते हैं उसमें, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्थानीय स्वशासन। यानी कि ये तो हो गए गांव गांव के जो स्तर पर होते हैं प्रधान, जिला पंचायत वगैरह होते हैं, और जो सिटी में होते हैं वो नगर पालिका और नगर निगम वाले होते हैं, तो उसे हम
कवर करेंगे स्थानीय स्वशासन में, ठीक है। उसका जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 20वां जो चैप्टर होगा वो होगा संघ और राज्य के बीच में संबंध, यानी कि स्टेट के और सेंटर के बीच में कौन कौन से रिलेशन होते हैं, कैसे इन रिलेशन को बनाया जाता है, ये कौन से आर्टिकल के तहत आते हैं, किस किस के इसके बीच में संबंध, कौन कौन से संबंध होते हैं, उन संबंधों के बारे में जानेंगे। उसका नेक्स्ट टॉपिक होगा व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, यानी कि एक राज्य दूसरे राज्य के साथ में कैसे लेन देन करता है, या एक देश दूसरे देश के साथ में कैसे लेन देन करता है, या एक राज्य दूसरे देश के साथ में कैसे लेन देन करता है, उन सब के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। कौन से टॉपिक में, व्यापार वाणिज्य आदि की स्वतंत्रता, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा महत्वपूर्ण परीक्षा है, ये यूपीएससी के लिए नहीं है, ठीक है, यूपीएससी के लिए नहीं है, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या कोई भी वनडे एग्जाम है उनके लिए है। ये कौन सा टॉपिक होगा 22, यानी कि इंटरनेशनल संघ, इसको बाद में पढ़ेंगे, इस चैप्टर को सबसे लास्ट में रखेंगे। कौन सा 27 या 28 डालो, ये 28 है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम इलेक्शन कमीशन के बारे, इलेक्शन कमीशन से पहले पढ़ेंगे 22, यानी कि लोक सेवा आयोग, यानी कि यूपीएससी पीसीएस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा निर्वाचन आयोग, यानी कि इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन कैसे इलेक्शन कराता है, कैसे किसी पार्टी को राज्य का दर्जा देता है या पार्टी का दर्जा देता है या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देता है, कैसे वो चुनाव खत्म कराता है, कौन से भाग में आता है, किस आर्टिकल तहत इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, कौन करता है, इन सब के बारे में हम जानेंगे इलेक्शन कमीशन टॉपिक में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कुछ राज्यों से संबंधित विशेष प्रावधान, यानी कि राज्यों को कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं। कोई भी ऐसा राज्य है जहां पर गरीबी है या उस पर कोई आर्थिक संकट है, वहां कामकाज अच्छी नहीं है, चीजें अच्छी नहीं है, तो उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो किस बेस पे दिया गया है और कौन कौन से राज्य हैं, तो उन सबको हम जानेंगे। उसके बाद हमारा राजभाषा, यानी कि हमारे राज्य, हमारे देश की राज्य की कौन कौन सी भाषा, कौन कौन सी बोली जा सकती है और कौन सी भाषा को अपनाया गया है, वर्तमान में कितनी लैंग्वेज है, तो उनके बारे में जानेंगे, राजभाषा के बारे में। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपातकालीन उपबंध, यानी कि देश में इमरजेंसी का टाइम हो तो उसे कैसे हैंडल किया जाएगा, उसे कौन हैंडल करेगा, राष्ट्रपति कब अनुमति देगा आपातकाल की, ये किस आर्टिकल में आता है, इससे रिलेटेड सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है वो हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है वो कौन सा, संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय। संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय कौन से, यानी कि कौन होता है, अटॉर्नी जनरल कौन होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, इसे कौन बनाता है। उसके अलावा जो गैर संवैधानिक निकाय हैं, यानी कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, महिला आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, ये आयोग कैसे बने, इसे कौन नियुक्त करता है, ये क्यों बनाए गए थे, इनकी क्या जरूरत पड़ी थी, तो इनको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट नहीं है, एक और लास्ट है, सेकंड लास्ट है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संगठन यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि दो देशों के बीच में संबंध हो या दो से अधिक देशों के बीच में कौन कौन से संबंध होते हैं, उन सब के बारे में हम जानेंगे। एक हमारा टॉपिक और है जो है भारतीय संविधान संशोधन, यानी कि भारत के संविधान में अब तक कौन कौन से अमेंडमेंट, भारत के संविधान में अभी तक कौन कौन से अमेंडमेंट हुए, कौन सा अमेंडमेंट कब हुआ था, क्यों लाया गया था, उन सब के बारे में हम इस टॉपिक में जानेंगे, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आएगी, कि पूरा जो मैंने आपको सिलेबस बताया था ये सिलेबस आपको समझ में आया होगा। इसके अकॉर्डिंग हम अपनी सारी क्लासें खत्म करेंगे और डेली हमारी क्लास होगी हमारे चैनल पर GSChampion.24/7 पर। अभी आपने अगर लाइक नहीं किया है, 15-20 मिनट 5 मिनट में क्लास है, तो मुझे तो पहले तो नहीं बताया। 3 से 4 फुट गई है शान के नाम पे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम मस्त तरीके से चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या हमारा पहला टॉपिक, भारत में संवैधानिक विकास, यानी कि भारत में जो संविधान का विकास था वो कैसे हुआ था, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया,
तो इसको समझने के लिए पहले आपको ये जानना होगा संविधान होता क्या है। तो संविधान की बात करें तो नियम कानूनों की एक ऐसी पुस्तिका होती है जो किसी देश या राज्य को चलाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो ये पुस्तिका बनी कैसे? अभी क्या है कि अभी हमारे देश में जो संविधान है वो हमने खुद बनाया है, जो कि 1950 में लागू किया ब्रिटिशों को भगाने के बाद में। लेकिन उससे पहले ब्रिटिश हमारे नियम कानून बना रहे थे, वो शासन कर रहे थे। तो वो नियम कानून कैसे बनाते थे, कैसे काम करते थे, उन्होंने संविधान क्यों बनाया और भारत में वो कैसे स्टेबलाइज हुए, तो उसको हम समझेंगे। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना होगा। क्या था कि हमारे यहाँ जो हमारा भारत था, आज से 500 साल पहले की बात करें, 1500-1400 के टाइम की बात करें, तो हमारे राजा महाराजा शासन करते थे। राजा महाराजा शासन कर रहे थे, अपना व्यापार कर रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे। भारत हमेशा से मसालों का एक बहुत बड़ा ट्रेडर रहा है, निर्यात करने वाला देश रहा है। तो ये बात यूरोप वालों को पता चली। यूरोप उस समय बहुत ज्यादा गरीब था, तो वो भी यही सोच रहा था कहीं हमें व्यापार करने का काम मिल जाए तो हम वहां से चीजें कर सकें, तो हम क्या अपनी तरक्की कर सकें, यानी कि अपने खाने का इंतजाम कर सकें। उस समय यूरोप था वो बहुत गरीब था। तो इसमें सबसे पहले पुर्तगालियों को पता चली कि भारत मसालों का बहुत बड़ा ट्रेडर है, वहां से जाके हमें चीजें करनी चाहिए। तो अब उन्हें यह था कि भारत पता कैसे पड़े, भारत है कहां, उन्हें तो पता नहीं था भारत कहां है। तो फिर वहां से एक व्यक्ति निकला था 1498 में पुर्तगाल से भारत की खोज के लिए, उसका नाम था वास्को डी गामा। कौन था? एक व्यक्ति निकला 1498 में जिसका नाम था वास्को डी गामा। ये कहां का रहने वाला था? ये पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक है, ये पुर्तगाल का रहने वाला था। ये पुर्तगाल से निकला भारत की खोज के लिए कि भारत भाई है कहां। ठीक है, पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाल का रहने वाला था। ये भारत की खोज करने के लिए निकला। खोज करते करते ये भारत के तट पे आ गया, यानी केरल में कोची है, कोचीकड है, वहां पर ये आ गया था कालीकट वाले एरिया पर। तो एक राजा थे वहां के, जो जमूरी नाम था उनका, तो उन्होंने इसका स्वागत किया, भारत आया। भारत में से देखा बहुत बड़ा ये ट्रेडर मसालों का, तो ये मसालों का निर्यात करने लगा यूरोप में। तो वहां से ये काफी प्रॉफिट कमाने लगा, यानी कि 60 गुने दामों पर चीजों को बेचता था, यानी 1 रुपए की खरीदता था और 60 रुपए की बिकता था। तो धीमे धीमे इनका बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होने लगा पुर्तगाल में। तो पुर्तगाल में जब डेवलपमेंट हो रहा था तो ब्रिटिशों ने देखा कि भाई ये तो बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? तो उन्होंने पता किया कि ये पुर्तगाली भारत के साथ में ट्रेडिंग कर रहे हैं मसालों की और वहां से अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो फिर उन्होंने सोचा भाई हमें भी करनी चाहिए, हमारे कौन से हालात अच्छे हैं, उनके भी हालात वैसे ही थे, बहुत बुरी स्थिति थी यूरोप की उस समय। तो फिर वो भारत में एक उन्होंने अपना राजदूत भेजा जिसका नाम था स्टीफन थॉमस। वो कब आया? वो आया था 1579 में। कौन था? स्टीफन थॉमस। ठीक है, एक मिनट, क्या नाम था? स्टीफन थॉमस। स्टीफन थॉमस ब्रिटिश, एक मिनट, ये उल्टा हो गया नाम, ये थॉमस स्टीफन है, स्टीफन थॉमस नहीं है, थॉमस स्टीफन। ठीक है, ये कहां का था? ब्रिटेन का रहने वाला था थॉमस स्टीफन। ये ब्रिटेन का रहने वाला था। ये 1579 में भारत में आया और इसने देखा कि भारत मसालों का बहुत बड़ा निर्यातक है, ट्रेडर है, तो हमें भी ट्रेडिंग करनी चाहिए। इसने जाके ब्रिटेन में बताया। तो ब्रिटेन में एक समूह बनाई, कंपनी बनी 217 लोगों की। तो 217 लोगों की कंपनी बनी। उन्होंने वहां की जो क्यून थी विक्टोरिया, वहां से लाइसेंस लिया भारत के साथ व्यापार करने के लिए। तो जो क्यून थी उसने 31 दिसंबर 1600 को उन्हें ब्रिटिशों को क्या है, उस समूह को यानी कंपनी को लाइसेंस दिया कि आप भारत के साथ में ट्रेडिंग कर सकते हैं। भारत के साथ ट्रेडिंग करने के लिए लाइसेंस उसने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को दे दिया। अब उन्होंने जो कंपनी थी उसमें एक अध्यक्ष बनाया, एक उपाध्यक्ष बनाया और उसमें 24 अन्य सदस्य बनाए गए जो कि उस कंपनी को देखेंगे, संभालेंगे। ठीक है, अब ये ब्रिटिश थे, वो भारत आने के लिए निकले। अब इन्हें पता नहीं था भारत कहां है, यानी जो समूह आया था उसे पता ही नहीं था कि भारत एक्चुअल में है कहां। अब ये भारत की जगह पर है, इंडिया की जगह पर ये इंडोनेशिया पहुंच गए और इंडोनेशिया पर हॉलैंड थे, वो अपना कब्जा जमाए हुए थे। तो हॉलैंड ने जब देखा कि ये लोग ब्रिटिश यहाँ पर व्यापार के लिए आए तो उन्होंने खदेड़ लिया, यानी कि इनके साथ में क्या है, लड़ाई झगड़े और इन्हें मार पीट के भगा दिया। फिर ये जैसे तैसे इंडिया की तरफ रुख किया इन्होंने। इंडिया की तरफ ये आए तो इंडिया में पुर्तगाली मिल गए। पुर्तगालियों की और ब्रिटिशों की आपस में वहां भी नहीं बनती थी,
यहाँ पता चला कि ब्रिटिश हैं, तो इन्होंने पुर्तगाली ताकतवर थे, भारत में रह रहे थे, 100 साल होने पे आ गई थी, तो भारतीयों जब भारत में ये आए तो पुर्तगालियों ने इन्हें खदेड़ लिया। ठीक है, अब ये क्या है कि वापस चले गए अपने ब्रिटेन, लेकिन इन्हें जो लाइसेंस दिया था वो 15 साल का दिया था। जो लाइसेंस का टेन्योर था, ठीक है, जो लाइसेंस था वो कितने टेन्योर का था? 15 ईयर का, 15 ईयर का लाइसेंस था। अब इन्हें धीमे धीमे ही 7-8 साल लग गए अपने पैर जमाने में। फिर इनका एक दूत था थॉमस नाम करके, थॉमस, तो वो उसके दरबार में आया था, जो हमारे टाइम पे राजा था जिसका नाम था जहांगीर के दरबार में आया, वहां से उसने परमिशन ली और उसने व्यापार करने के लिए हाँ बोल दिया। और फिर इन्होंने 15 में, यानी कि पूरी 15 सालें लग गई, तो इन्होंने 1615 में अपना व्यापार शुरू किया। 1615 में ये पूरी तरह स्टेबलाइज हुए, जहांगीर ने परमिशन दी भारत में व्यापार करने के लिए। फिर उन्होंने जगह जगह अपनी कंपनी स्थापित की, जगह जगह फैक्ट्री लगाई, जगह जगह कारखाने लगाए, सूरत में, मसूलीपट्टनम में, बंगाल में, मद्रास में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, जगह जगह इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई। ठीक है, उसके बाद में जब इन्होंने फैक्ट्री लगाई अपनी, तो क्या हुआ, फैक्ट्री जब इन्होंने स्थापित कर ली, तो जब काफी टाइम बीत गया, 1600 के बाद का टाइम बीत गया, फिर उन्होंने अपने यहाँ पर भारत में गवर्नर जनरल बनाए और भी क्या क्या पद बनाए, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। यानी कि संविधान क्या था मैंने बताई दिया आपको, यानी कि नियम कानून की एक पुस्तक है जो किसी देश या राज्य को चलाने के लिए प्रयोग की जाती है। इसकी जो गति थी, यानी कि ब्रिटिश काल में इसकी जो गति थी शुरुआत के टाइम में काफी मंद रही थी, यानी धीमी रही थी। धीमे धीमे जैसे जैसे उन्हें नियम कानून की जरूरत पड़ी, वैसे ये नियम कानून को बनाते गए। ठीक है, काफी टाइम पे, यानी कि यानी कि हर समय, यानी कि 15 साल बाद, 20 साल बाद, जैसी जैसी जरूरत पड़ी वो एक्ट लाते गए, अधिनियम लाते गए, उन अधिनियमों के तहत नियम कानून बनाते गए। ठीक है, भारत में जो शासन किया था वो ब्रिटिशों में भी 2 लोगों ने किया था। एक तो कंपनी ने किया था, ठीक है, कंपनी ने 1773 से लेकर के 1858 तक कंपनी ने किया था, लेकिन कंपनी के जो काम थे वो बहुत ही गलत थे। तो वहां की रानी थी, उन्होंने इस चीज को स्वीकारा और कंपनी को बैन कर दिया, कंपनी को खत्म कर दिया और उसकी जगह अपना दूत भेजने लगी थी। ठीक है, इसे हम वायसराय के नाम से जानते थे। तो 1858 से लेकर के 1947 तक जो ब्रिटेन की सरकार थी, ब्रिटेन की क्वीन थी, उसका वायसराय नियुक्त होता था, प्रतिनिधि नियुक्त होता था और वो उन कामों को संभालता था। तो कंपनी ने पहले शासन किया भारत पर, उसके बाद में ब्रिटेन की सरकार ने, ब्रिटेन की जो हुकूमत थी उसने भारत पर अपना शासन किया था। ठीक है, सबसे पहले मैं कंपनी की बात करूं, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1773 से लेकर के 1853 तक रहा था। 1853 नहीं है, 1858 होगा। ठीक है, 8 रखना है यहाँ पे। 1858 तक शासन रहा था। क्या था कि सबसे पहले 1600 का चार्टर अब लिखाया था, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, यानी कि उसमें मैंने बताया था। उसके बाद 1726 में चार्टर एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसके बारे में पढ़ेंगे। 1773 में क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, चार्टर एक्ट वगैरह क्या थे, इनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे 1600 वाले को। 1600 वाला था वो मैंने भी आपको समझाया था, यानी कि पहला जो राजलेख था उसमें एक कंपनी बनी। उस कंपनी का नाम क्या था, द गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग ऑफ लंदन ट्रेडिंग एंड ईस्ट इंडीज। ये शुरुआत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हम इसे बोलते हैं ना, ये पहले इस नाम से जानी जाती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाम बाद में पड़ा है। उससे पहले जो नाम था वो द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग एंड ईस्ट इंडीज के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें 217 शेयर होल्डर्स थे, यानी इसमें 217 लोग थे इस कंपनी में। 217 लोगों ने पैसा लगाया था। उसमें कितने पैसा लगाया था, यानी 30,133 पाउंड उस समय लगे थे। ब्रिटेन की जो करेंसी है वो पाउंड है, तो पाउंड में लगे थे, कितने लगे थे, 30,133 रुपए, यानी पाउंड, रुपए नहीं पाउंड। ठीक है, और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था, अध्यक्ष कौन था, लॉर्ड मेयर। मैंने बताया था एक इसमें अध्यक्ष यानी कि गवर्नर होता था, एक उप गवर्नर होता था और 24 अन्य सदस्य होते थे। ठीक है, कौन होता था, एक गवर्नर, एक उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य होते थे। जो पहला गवर्नर था, पहला अध्यक्ष था, उसका नाम था लॉर्ड मेयर। ठीक है, रानी ने लाइसेंस कब दिया था, वहां की जो रानी थी क्वीन एलिजाबेथ, उन्होंने 31 दिसंबर 1600 को इन्हें व्यापार करने के लिए प्रमाण पत्र लाइसेंस दिया था 15 सालों के लिए। ये बात भी मैंने भी आपको बताई थी।
ठीक है, ये 1600 का चार्टर अभिलेख हो गया। 1600 का क्या राजलेख हो गया। क्या था कि ये व्यापार कर रहे थे, आराम से व्यापार कर रहे थे। फिर क्या था कि 1726 का राजलेख आया। इन्हें 100 साल 125 साल हो गए भारत में व्यापार करते, ये पूरी तरह से स्टेबलाइज हो गए, पावरफुल हो गए। तो पावरफुल हो गए तो ये जो कंपनी थी वो ब्रिटेन से कंट्रोल हो रही थी, इसकी जो शक्तियां थी वो ब्रिटेन से थी। फिर इन्हें ये लगा कि भाई भारत में ही हमें अपने हेडक्वार्टर यानी कि सारी चीजें भारत में ही रखनी चाहिए। ब्रिटेन से आने जाने में उस समय कोई टेलीफोन तो थे नहीं जो बैठे बैठे बात होती रहे, या व्हाट्सएप वगैरह कुछ हो, वहां कोई दूत भेजना होता था बात के लिए, फिर वो बात लेकर के आता। तो काफी चीजें उसमें टाइम वेस्ट वाली थी और काम अच्छे से हो नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने कहा भारत में ही हम अपना ऑफिस स्टेबलाइज कर लेते हैं। तो 1726 में ये राजलेख लेके आए, इन्होंने नियम कानून बनाए और ये कहा कि हमारे जो ऑफिस होंगे, जो हमारे हेडक्वार्टर होंगे, हमारी जो प्रेसिडेंसी होंगी वो भारत में ही होंगी। वो कहाँ कहाँ होंगी, एक होगी कोलकाता, दूसरी होगी बॉम्बे और तीसरी होगी मद्रास। यानी कि 3 जगह हम अपनी प्रेसिडेंसी बनाएंगे और उन प्रेसिडेंट पर, हर प्रेसिडेंट पर एक अध्यक्ष होगा, जिसे हम गवर्नर कहते हैं। पहले एक गवर्नर होता था, यानी कि पूरी कंपनी को भारत में कंट्रोल कर रहा था। अब 3 ऑफिस बना दिए, यानी 3 प्रेसिडेंसी बना दी। 3 प्रेसिडेंसी बना दी, 3 प्रेसिडेंसी के अलग अलग गवर्नर बना दिए गए। जो मद्रास वाला उनका एरिया था, मद्रास के कंट्रोल, जो भी फैक्ट्री कारखाने काम काज आते वो मद्रास कंट्रोल करेगा। मद्रास का जो गवर्नर होगा मुंबई वाला करेगा, मुंबई में जो गवर्नर होगा मुंबई के एरिया वाला करेगा। कोलकाता के एरिया वाला जो काम काज होंगे या और जो भी कारखाने, जो भी फैक्ट्रियां होंगी, उनकी जो देखभाल होगी, जिनका जो सारा काम करेगा वो कोलकाता वाला जो गवर्नर होगा वो करेगा। ठीक है, तो ये 3 प्रेसिडेंसी बनाई और इन्हें साथ के साथ में उस एरिया के लिए नियम कानून बनाने की भी शक्ति दी। किसने दी? ब्रिटेन की जो महारानी थी, ब्रिटेन में जो वहां शक्ति, ब्रिटेन में जो पावर थी कंपनी को कंट्रोल करने की, उन्होंने। ठीक है, ब्रिटेन में बैठ कर ये कंपनी को कंट्रोल कर रहे थे। अब उन्होंने शक्ति अपने सर से उठा करके इन लोगों को दे दी कि भारत में तुम अपना काम करो, यहां क्यों परेशान कर रहे हो। ठीक है, तो इन्हें क्या है, नियम कानून यानी विधि बनाने की इन्हें शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, यहाँ आप मैप में देख रहे होंगे मुंबई कहाँ है, ये है। यहाँ एक गवर्नर होता था, एक गवर्नर कोलकाता में होता था और एक गवर्नर मद्रास में बैठता था। ये 3 जगह पर चीजों को कंट्रोल करते थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट की हम बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट था वो 1773 में आया था। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, यानी कि जैसे जैसे नियम कानूनों की जरूरत पड़ती गई वो चीजें ये ऐड करते गए। इन्होंने अपना एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। अब वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन से इसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे, यानी कि हर चीज ऐड करते जाएंगे समय समय पर, और जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वैसे ही ये लास्ट में जाके बन जाता है। कैसे बनता है देखते रहना। अब 1773 यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया, पहले 1600 में आया था, फिर 1726 में आया था। अब ये नियम कानून आ रहे हैं, ये संविधान की समझ लो निर्माण हो रहा है। जैसे जैसे जरूरत पड़ रही है वैसे चीजें उसमें सेट कर दी जा रही हैं। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट आया था वो गुप्त समिति के द्वारा बनाया गया था। उस समय जो पीएम थे उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। वहां के जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, लॉर्ड नॉर्थ, उन्होंने गुप्त समिति बनाई और उस गुप्त समिति में ये चीजें रखी कि जो भ्रष्टाचार कर रहा है या जो कुप्रशासन भारत में रह कर रहा है उस पर कंट्रोल करो और उस पर कड़े से कड़े कानून बनाओ। तो ये क्यों आया था, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था रेगुलेटिंग एक्ट का? उद्देश्य क्या था, यानी कि भारत तथा ब्रिटेन में कंपनियों का भ्रष्टाचार व कुप्रशासन समाप्त करना। ये भारत में अच्छे से स्टेबलाइज हो गए, ताकत से रह रहे थे, तो फिर ये अपनी मनमर्जी कर रहे थे। किसी भी राजा से उल्टी सीधी हरकत कर रहे हैं, किसी को मारपीट कर रहे हैं, किसी का शासन छीन लिया, हड़प नीति चला दी। और जो पैसा था, जो पैसे कमा रहे थे या जो उनकी आमदनी थी वो ब्रिटेन की सरकार को नहीं भेज रहे थे, खुद इंडिविजुअली काम ज्यादा कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, वो इंडिविजुअली कर रहे थे। यहाँ से खुद सामान भेज रहे हैं अपने शिप के द्वारा और वहां पर यूरोप में किसी भी देश में खुद बेच रहे हैं अपने नाम पर, कंपनी के नाम पर नहीं, अपने नाम पर या देश के नाम पर भी नहीं। तो ये पैसा था वो लोग इंडिविजुअली ज्यादा कमाने लगे थे। सरकार के पास उतना इनका जो टर्नओवर था वो नहीं कर रहे थे पूरा। तो सरकार ने इनके लिए क्या है, एक नियम कानून लेकर के आई सरकार। ठीक है, कौन थे प्रधानमंत्री? लॉर्ड नॉर्थ थे। गुप्त समिति आई थी, यानी जैसे हम गोपनीय समिति के नाम से जानते। कब आई थी? 1772, यानी कि 1772 में गुप्त समिति आई। इस गुप्त समिति पर क्या क्या काम किए गए, यानी कि कंपनी का जो नियंत्रण था, उसमें कितने लोग थे? 24 लोग थे। जो 24 लोग थे तो उनका जो कार्यकाल था वो 1 साल होता था।
1773 से पहले कंपनी में जो भी अध्यक्ष या सदस्य बनते थे उनका कार्यकाल था वो 1 साल होता था। तो फिर ये किया गया कि भाई इनका कार्यकाल बढ़ाओ, इनका कार्यकाल जो 1 साल का था, क्योंकि 1 साल के लिए चुने जाते तो फिर वो सोचते हैं भाई ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा लो, अगले साल तो वैसे भी नहीं रहने वाले, तो वो इंडिविजुअली काम ज्यादा कर रहे थे। तो फिर क्या है कि 1 साल से इनका कार्यकाल बढ़ा करके 4 साल कर दिया गया। और ये कहा गया कि जो कुल सदस्य होंगे, यानी कि 24 सदस्य होते थे, 24 सदस्य के 1/4 जो होंगे वो हर साल बदलते चले जाएंगे। 1/4 लोगों को इलेक्ट किया जाएगा, जैसे राज्यसभा में होता है ना, कुल सदस्यों का 1/3 हर 2 साल बाद नियुक्त किए थे, वैसे ही 24 जो सदस्य हैं 24 के 1/4 हर साल नियुक्त होंगे और हर साल रिटायर होंगे। ठीक है, तो इनका जो कार्यकाल था वो कितना हुआ, 4 साल, पूरी ईयर इनका कार्यकाल कर दिया गया। ठीक है, जो 24 सदस्य थे उनका कार्यकाल 1 साल से बढ़ा करके 4 साल कर दिया गया। और 1/4 सदस्य हर साल सेवानिवृत्त होंगे, यानी कि रिटायर होंगे, तो फिर 1/4 को इलेक्ट भी किया जाएगा। जो इलेक्ट होंगे उनको वोटिंग कौन करेगा, उनको वोटिंग वो व्यक्ति करेगा जिसके इस कंपनी में 1000 पाउंड पैसा इन्वेस्ट होगा। यानी कि कंपनी में जिस व्यक्ति ने अपने 1000 रुपए, यानी सॉरी 1000 पाउंड लगा रखे हैं, वो उसे वोटिंग का अधिकार मिला था, वो उस व्यक्ति को वोटिंग कर सकता था। ठीक है, यानी कि वोटिंग के अधिकार की बात करें तो केवल वे वोटिंग कौन करता, केवल वे जिनका कंपनी में कम से कम 1000 पाउंड शेयर हो, कंपनी में जिनके 1000 पाउंड शेयर लगे हैं वो इसमें वोटिंग कर सकता था उस व्यक्ति के लिए। गॉट इट। और क्या क्या काम हुए, यानी कि कार्यपालिका का उदय हुआ। कार्यपालिका का उदय मतलब यह क्या हुआ, यानी कार्यपालिका क्या होती है, जो शासन को संभालती है उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। तो जो हमारा अध्यक्ष बन रहा था, जो ब्रिटेन से चुन के आते थे, यानी बंगाल में बन रहे, मद्रास में बन रहे और बॉम्बे, यानी तीनों जगह पर एक एक गवर्नर बनता था। तो वहां की जो तीनों जगह की जो प्रेसिडेंसी थी उनको एक कर दिया गया, बंगाल में ऐड कर दिया गया तीनों को बना के, यानी कि तीनों जगह के जो गवर्नर हैं उन्हें हटा करके बंगाल यानी एक जगह बना दी गई कि इन तीनों का जो काम होगा वो एक ही व्यक्ति देखेगा। और उससे जो गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया। तो जो पहला गवर्नर जनरल बना था उसका क्या नाम था, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, तो कार्यपालिका का उदय हुआ। इसमें क्या था, यानी कि एक जो होगा वो एक ही गवर्नर होगा, इसे गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसे हम जी के नाम से जानते हैं, गवर्नर जनरल। ठीक है, अब जो तीनों प्रेसिडेंसी थी उनका विलय करके एक बना दिया, यानी बंगाल का बना दिया गया। बंगाल में ही सही तीनों हैं, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, उन तीनों का एक ही व्यक्ति संभालेगा जो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। और इसकी हेल्प के लिए, इसकी मदद के लिए एक परिषद बनाई गई, यानी इसे मंत्रिमंडल, एक प्रधानमंत्री ऐसे पूरे देश को कंट्रोल कर रहा है, तो वैसे ही क्या है, एक गवर्नर जनरल बनाया। तो प्रधानमंत्री के लिए मंत्रिपरिषद भी तो काम करती है। प्रधानमंत्री के पीछे कुल सदस्यों के 15% लोग काम करते हैं, यानी कि मंत्री होते हैं वो। वैसे ही इनके लिए एक परिषद बनाएगी, जैसे अभी मंत्रिमंडल है वैसे ही परिषद बनाएगी। और उस परिषद में 4 सदस्यों को ऐड किया गया। कितने सदस्यों को ऐड किया गया, 4 सदस्यों को ऐड किया गया, यानी कि एक गवर्नर जनरल होगा और इसके साथ परिषद जो होगी उसमें 4 सदस्य होंगे। ठीक है, परिषद। ठीक है, तो वो कौन कौन सी प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, तीनों प्रेसिडेंसी को जोड़ करके बंगाल में सम्मिलित कर दिया गया। और जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो ये पहला बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसका नाम था वारेन हेस्टिंग। ठीक है, जो पहला गवर्नर जनरल था, ये चीज आपको याद रखनी, ये चीज पूछी जाती है, यानी कि पहला गवर्नर जनरल कौन था, पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, अगर इसकी संरचना की बात करें तो संरचना क्या थी, यानी कि एक गवर्नर जनरल होगा और 4 अन्य सदस्य होंगे। जो परिषद होगी उसमें 4 होंगे, यानी कुल जो सदस्य होंगे वो कितने होंगे, 5 सदस्य होंगे। 5 सदस्यों की कार्यपालिका का उदय हुआ। कार्यपालिका यानी जो फर्स्ट टाइम कार्यपालिका बनी। अभी कार्यपालिका भारत में हर जगह है। भारत में कार्यपालिका कौन है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद। वैसे ही फर्स्ट टाइम कार्यपालिका ये बनी थी, यानी गवर्नर जनरल और उसके 4 अन्य सदस्य। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन अभी है, कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी वर्तमान में कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कार्यपालिका है, और उस समय इन्होंने कार्यपालिका बनाई थी। आगे संविधान बन गया, यानी कि संविधान का निर्माण हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी जो नियम कानून थे वो उस समय भी थे, तो इन्होंने भी संविधान बनाया था, उसमें कार्यपालिका को रखा था। अब 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें और क्या काम हुआ था, उसमें न्यायपालिका का उदय हुआ था।
न्यायपालिका, अभी वर्तमान में न्यायपालिका है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, कुटुंब परिवार कोर्ट, बहुत से कोर्ट हैं। तो वैसे ही उस समय न्यायपालिका का उदय हुआ था, यानी कि 1773 में अंग्रेजों ने किया था। ये चीजें उन्होंने संविधान बनाया था, उसमें ये चीजें ऐड की थी। तो संविधान का निर्माण कैसे हुआ है, तो इस चीज को जरूर समझना है आपको। संविधान का निर्माण यानी संविधान को पढ़ने से पहले संविधान निर्माण जो टॉपिक है, इस टॉपिक को जरूर पढ़ना है। इससे क्या है कि जो आगे का बेस है, आगे जो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, वहां से वहां की जो चीजें होंगी वो अपने आप क्लियर होंगी जब इन चीजों को पढ़ लेंगे। क्योंकि अगर आप जब वहां पर न्यायपालिका पढ़ेंगे या कार्यपालिका पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये आएगा, भारत में कार्यपालिका कब शुरू हुई थी, भारत में न्यायपालिका कब शुरू हुई थी, क्यों शुरू हुई थी, कौन पे इसका पहला अध्यक्ष था, क्यों बनाया गया था। तो इस चीज को पहले पढ़ना है, उसके बाद भारत में संविधान को पढ़ना है। तो जो भारत में पहली बार जो न्यायपालिका का उदय हुआ था वो कब हुआ था, 1774 में पहली सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी भारत में। कब बनाई गई थी, 1774 में। अधिनियम कौन सा था, 1773। 1773 के अधिनियम के तहत 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट भारत में बनाई गई। कहां बनी थी, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी। ठीक है, इसमें एक सीजीआई होता था और 3 अन्य जजेस होते थे। ठीक है, एक बेंच थी, एक बेंच में सीजीआई होता है और अन्य सदस्य होते हैं जो अभी भी होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वही सेम टू सेम चीजें उस समय भी थी। तो सीजीआई कौन था पहला, मॉरिस गोवेयर इनका नाम था, सॉरी एलिजा एम्पे, क्या नाम था इनका, एलिजा एम्पे। और 3 अन्य सदस्य थे जिनका क्या नाम था, चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड। ये 3 अन्य सदस्य थे और जो सीजीआई थे वो एलिजा इम्पे थे। ठीक है, अन्य न्यायाधीशों की बात करें तो 3 अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लेमेस्टर्स और हाइड। ठीक है, इसमें क्या संरचना क्या थी सुप्रीम कोर्ट की, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। ये बात समझ में आई। जैसा कॉन्स्टिट्यूशन अभी है वैसा ही कॉन्स्टिट्यूशन अंग्रेजों ने भी समय समय पर, ब्रिटिशों ने समय समय पर भारत में बनाया था। गॉट इट। अगर हम आगे की बात करें तो आगे एक और आता है जिसका नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट की बात करें तो ये एडमंड समिति की सिफारिश पर आया था। कौन थे, सर एडमंड बर्क, एक अध्यक्ष इसके अध्यक्ष थे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के। ब्रिटिश संसद की प्रवर एक समिति थी, उसके अध्यक्ष थे एडमंड बर्क। उनकी सुझाव पर एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। ये क्यों आया था सर, इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य ये था कि 1773 में ब्रिटिशों ने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट किए। तो उन अमेंडमेंट में हो सकता है गलत चीजें हो गई हो, उस अमेंडमेंट में गलत चीजें हो गई हो, तो वो गलत चीजें सुधारने की जो शक्ति थी वो गवर्नर जनरल को दी गई थी कि गवर्नर जनरल इसमें अपनी चीजों को सुधार सकता है और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी, यानी कि जो गवर्नर जनरल है उसके कामों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये गवर्नर जनरल को पावर दी गई कि जो भी 1773 में गलतियां हुई हैं आप उसे सुधार सकते हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करना, यानी कमियां खामियों को दूर करना। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सुप्रीम जो न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। और ये जो पावर थी यानी दोष दूर करने की जो शक्ति थी वो किसे दी गई थी, गवर्नर जनरल को। दोष दूर करने की यानी कि जो नियम कानून बनाए थे उनमें कोई गलतियां त्रुटि हैं, एरर है कोई भी, वो गवर्नर जनरल दूर करेगा उसको, समस्याओं को, और सुप्रीम कोर्ट उसके काम में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। गॉट इट। अब नेक्स्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा एक्ट आया था उसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट की हम बात करें तो पिट्स इंडिया एक्ट था वो 1784 में आया था। पिट्स इंडिया एक्ट था वो 1784 में आया था। ये एक ब्रिटिश पीएम हुए थे जिनका नाम था विलियम पिट्स, उनकी सिफारिश पर इसको लाया गया था। ठीक है, ये फॉक्स बिल में संशोधन करके लाया गया, नहीं पैसे से रिलेटेड जो नियम, वो सॉरी पैसे से रिलेटेड बिल था, यानी कि बिल में की बात कर रहा हूं मैं, जो पैसे से रिलेटेड बिल था उसमें संशोधन करके लिए लाया गया था फॉक्स बिल को। ठीक है, उद्देश्य इसका भी क्या था, यानी कि ईस्ट इंडिया का कुप्रशासन को रोकना, यानी कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था कुप्रशासन रोकना। तो कुप्रशासन रोकने के लिए इन्होंने क्या किया, यानी कि बीयूसी और बीओडी को अलग कर दिया, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्ट, यानी कि जो शासन करने वाले लोग हैं और जो व्यापार करने वाले लोग हैं उन दोनों को अलग अलग कर दिया। अब कैसे कैसे किया, क्या
तो सबसे पहले में क्या है, मैंने बताया था भी आपको कि दोनों को अलग कर दिया, यानी कि जो शक्तियां थी उस शक्तियों का विभाजन कर दिया, किसका, बीओडी का और बीओसी का, बीओडी और बीओसी, बीओसी और बीओडी को अलग अलग कर दिया। बीओडी थी वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहलाती, इसमें 24 सदस्य होते थे, इसका काम था व्यापार को देखभाल करना, व्यापार का काम था वो बीओडी करती थी। बीओसी की बात करें तो इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता था, कंट्रोल से ही समझ में आ रहा होगा, यानी कि शासन करना। इसमें 6 सदस्य होते थे। 6 सदस्य कौन कौन होते थे, यानी कि गवर्नर जनरल और उसकी मंत्रिपरिषद, ठीक है, गवर्नर जनरल और उसकी मंत्रिपरिषद। और जो व्यापारिक बोर्ड था, व्यापार का काम था वो कौन था, बीओडी, जिसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाम से जानते थे। इसमें 24 सदस्य होते थे। बीओसी की अगर हम बात करें तो बीओसी की बिना अनुमति के गवर्नर जनरल था, वो किसी भी राजा से युद्ध नहीं कर सकता था या संधि नहीं कर सकता था, कोई लेन देन नहीं कर सकता था, कोई व्यापार नहीं कर सकता था। किसकी अनुमति के बिना, बीओडी की अनुमति, सॉरी बीओसी की अनुमति के बिना गवर्नर जनरल कोई भी फैसला नहीं ले सकता था। ठीक है, ये बात समझ में, ये बात आपको याद रखनी है। तो व्यापारिक कार्य की याद रखनी है और राजनीतिक कार्य की। जो एक्ट ऑफ 1784 का जो एक्ट आया था, एक्ट ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट, सॉरी पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था, उसमें एक काम याद रखना है, यानी कि बीओसी और बीओडी को अलग अलग कर दिया, इनकी जो पावर्स थी, शक्तियां थी, उनको अलग अलग कर दिया गया था, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, यानी व्यापार वालों अपना काम अलग करो और शासन वाले अपना काम अलग करो। ठीक है, एडिशनल रूल्स थोड़े आप देख लो। यानी कि पहला क्या था, यानी कि बीओसी की बिना अनुमति के जो गवर्नर जनरल होता था, जो जीजी होता था, कहाँ का, बंगाल का, वो किसी भी राजा से युद्ध नहीं कर सकता था, संधि वगैरह नहीं कर सकता था, किसकी अनुमति के बिना, बीओसी की अनुमति के बिना। एडिशनल रूल की अगर दूसरे की बात करें तो प्रांतीय परिषद, प्रांतीय परिषद राज्य की परिषद, राज्य की परिषद के सदस्य 4 से घटा करके 3 कर दिए गए थे। यानी कि जो गवर्नर जनरल था उसकी जो परिषद थी उसमें हमने 4 सदस्य के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब इसके तहत, यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, यानी कि 1900 कब आया ये, 1984 में पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट आया। इसमें यह कहा गया कि जो बीओसी के 4 सदस्य हैं, अब हम 3 रखेंगे इसमें, यानी कि इसकी जो परिषद थी उसमें एक व्यक्ति को कम कर दिया गया। ये बात आपको याद रखनी है, यानी कि ये सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि किस एक्ट के तहत, किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में एक सदस्य को कम कर दिया गया, या किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में 3 सदस्यों को बनाया गया, 3 सदस्यों की मंत्रिपरिषद बनाई गई थी, किस एक्ट के तहत, तो वो कौन सा था, पिट्स इंडिया एक्ट। 4 सदस्य होते थे, उनमें से 1 घटा दिया, अब बचे कितने, 3, यानी कि 3 सदस्य रह गए, किसके तहत, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। नेक्स्ट आता है कंपनी में कर्मचारियों की, यानी कि कोई भी कर्मचारी होता था उसको उपहार लेने, यानी गिफ्ट वगैरह लेने का प्रतिबंध था, कोई भी व्यक्ति इस पे गिफ्ट वगैरह नहीं ले सकता कंपनी की बिना अनुमति के। ठीक है, ये हमने समझ लिया, यानी कि 2600 का राजलेख समझ लिया। उसमें क्या था, कंपनी का एकाधिकार और कंपनी की स्थापना कैसे कैसे हुई। 1726 में कंपनी ने अपने हर जगह पर गवर्नर जनरल को स्टेबलाइज किया, जो कंपनी के अधिकार थे वो गवर्नर जनरल को दिए गए थे। उससे पहले जो शक्ति थी वो किसको थी, ब्रिटेन के राजाओं, ब्रिटेन में जो राजा महाराजा थे उनके पास ये शक्ति थी। फिर उन्होंने ये शक्ति यहाँ जो 3 प्रेसिडेंसी बनाए थे, वहाँ के जो गवर्नर बनाए थे उनको ये शक्ति दे दी गई। कब दी गई, 1726 में। तो जब इनके पास शक्ति आ गई, इंडिविजुअली काम करने लगे, भ्रष्टाचार करने लगे कंपनी में, तो फिर उसके लिए एक एक्ट आया 1773 में, जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर क्या नियंत्रण किया गया, न्यायालय की स्थापना हुई, कार्यपालिका बनी, और यहाँ पर जो इलेक्शन था वो होने लगा, जो टेन्योर था वो 1 साल से लेकर के 4 साल कर दिया गया। 24 सदस्य थे, उनके 1/4 सदस्य हर साल रिटायर्ड होंगे और 1/4 सदस्य हर साल इलेक्ट होंगे। जो इलेक्ट होंगे उन्हें वोटिंग कौन करेगा, उन्हें वोटिंग वो व्यक्ति करेगा जिसके कंपनी में 1000 पाउंड लगे होंगे। कौन से में, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। दूसरा था 1784 में आया, सॉरी 1781 में आया। 1781 में कौन सा आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट था वो 1781 में आया। क्यों आया, क्योंकि 1773 में जो गलतियां हुई थी उनको सुधारने की पावर दी गई, और ये पावर किसे दी गई थी, गवर्नर जनरल को दी गई थी। और ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट इसके काम में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा। उसके बाद हमने पढ़ा था पिट्स इंडिया एक्ट,
यानी कि 1784 में आया। पिट्स इंडिया एक्ट में आपको सिर्फ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है कि इसमें जो काम हुआ था वो बीओडी और बीओसी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि व्यापार बोर्ड और बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि शासन वाले लोग, इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। जो बीओडी थी उसमें 24 सदस्य होते थे, व्यापार वाला था उसमें 24 सदस्य होते थे, और जो शासन वाला था, जो शासन वाली यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, उसमें कितने सदस्य होते थे? 6 सदस्य होते थे। ठीक है, उसके बाद में इसी में क्या एक और अमेंडमेंट किया गया कि जो 4 सदस्य होते थे, एक गवर्नर जनरल होता था और उसकी मंत्रिपरिषद में 4 सदस्य होते थे, तो उन 4 सदस्यों की जगह अब 3 सदस्य कर दिए गए। गॉट इट? ये बात आपको याद रखनी है। अब आगे की जो हमारी क्लास है, वो कल करेंगे, यहां आज आपकी क्लास खत्म होती है।